गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज एक बार फिर हम लोग क्रेडिट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हाँ, आजकल हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पे चर्चा कर रहे थे। लास्ट टाइम पे इन द लास्ट वीडियो दैट वाज रिलेटेड टू मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री आई डिस्कस्ड अबाउट द पेपर that was asked in 2018, but today I will discuss 2019 paper. As you know very well the process of the examination, and you know that in this examination there will be some objective type questions and some questions will be related to written mode. The questions will be divided into two sections. That could be asked, that could be taken as first paper and second paper. In first paper there will be two sections, section A and section B. In section A you would have to solve 25 questions that will be related to research methodology, and in the second section, B section, again 25 questions objective type with 4 multiple choices. यह क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड होगा, इट विल बी रिलेटेड टू योर ओन सब्जेक्ट। ये सब ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके 100 मार्क्स के होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। सेकेंड सेक्शन में 3 भाग होंगे, ए, बी एंड सी। फर्स्ट भाग में आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, सेकेंड पार्ट में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, एंड थर्ड पार्ट में यू हैव टू सॉल्व ओनली 1 क्वेश्चन। मीडियम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला आपका 10 क्वेश्चन होगा 75 वर्ड्स का, सेकेंड वाला आपका होगा 150 वर्ड्स का, एंड लास्ट वन विल बी ऑफ 400 वर्ड्स। ये आपका प्रोसेस है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। चलिए पहले सेक्शन में देखते हैं, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनकी चर्चा करते हैं। पहले टोटल क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व टोटल क्वेश्चन 10। देयर विल बी नो इंटरनल चॉइस, कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगा। 10 क्वेश्चन आएगा, 10 को करना है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 12 मार्क्स। तो ईच क्वेश्चन विल कैरी मार्क्स कितना 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल हो जाएगा कितना 120 नंबर, 120 मार्क्स। ओके, और उसके बाद यह आपका वर्ड लिमिटेशन कितना होगी 75 वर्ड्स। ऑब्जेक्टिव टाइप से थोड़ी सी ज़्यादा है, मुश्किल से आपके 7 लाइन्स की। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला इसमें आया था। पहला क्वेश्चन आया था 19 के एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाई तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी क्या है? तुर्कान ए चिहलगानी, एज यू नो इन द मेडिवल हिस्ट्री, तुर्कान ए चिहलगानी एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका संगठन किया था इल्तुतमिश ने। इस तुर्कान ए चिहलगानी के बारे में जो सबसे पहली बार जानकारी मिली हो इस संगठन की, वह मिली है हसन निजामी के ताजुल मासिर ग्रंथ में। पहली बार इस संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन दूसरा फैक्ट यह है कि जियाउद्दीन बनी पहले ऐसे मध्यकालीन इतिहासकार हैं जिन्होंने 40 अमीरों के दल और चिहलगानी शब्द का उल्लेख किया है। तो शब्द का उल्लेख बनी ने किया है, लेकिन इस संगठन के बारे में पहली जानकारी जो दिया है वह दिया है ताजुल मासिर में हसन निजामी ने। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ताजुल मासिर जो है यह दिल्ली सल्तनत की पहली ऐसी ग्रंथ है जो ग्रंथ दिल्ली का स्वतंत्र इतिहास लिखती है, और इसी ग्रंथ में पहली बार दिल्ली सल्तनत शब्द का उल्लेख हुआ है। द टर्म दिल्ली सल्तनत वाज फर्स्टली introduced in this book named Tajul Masir, written by
हसन निजामी। दूसरा क्वेश्चन बता दें, मध्य एशिया जिसके बारे में पहली बार जानकारी हमको दिया है, जहाँ पे तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इसमें से क्वेश्चन आया है कि इसमें से किसका तात्पर्य होता है 40 अमीरों का दल, 40 अमीरों का संगठन है, 40 की संख्या। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिज का मतलब होता है 40, किर्गिज का मतलब होता है 40, इसी से बना है आपका किर्गिस्तान। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो आपको बताना है कि संगठन कब आया, इस संगठन का फॉर्मेशन किसने किया, इल्तुतमिश ने। इस संगठन को नष्ट किसने किया, बलबन ने किया, जिसमें से हैबात खां थे, शेर खां थे, मलिक बकबक थे। इन सबको किस तरह से उन्होंने हटाया रास्ते से, ये सब आपको हमें बताना पड़ेगा। इसका रेलेवेंस क्या था, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आया है व्हाट डू मीन बाई शहना-ए-मंडी। शहना-ए-मंडी का उल्लेख कीजिए। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था शुरू किया, उस बाजार व्यवस्था की जो सबसे विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है वह जानकारी है, और सबसे ऑथेंटिक जानकारी जो है वह बरनी के ग्रंथ तारीख-ए-फिरोजशाही मिलती है, अमीर खुसरो के खजाने-उल-फुतून मिलती है, साथ ही साथ बहुत सारे अन्य ग्रंथों प्राप्त हो रही है। बट यहाँ पर अगर देखें तो इसमें था कि बाजार व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी होता था शहना-ए-मंडी, जिसके अधीन बरीद होते थे। बरीद माने होते हैं आपके गुप्तचर अधिकारी, और मुनहिस माने होते हैं गुप्तचर। मुनहिस होते थे, बरीद होते थे, शहना और मंडी उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था, परवाना नवीस होते थे, बहुत सारे लोग होते थे जो एक संगठन बनाया गया जिसमें कई प्रकार के बाजार थे। सराय मैदल नामक बाजार, अन्य सामान्य बाजार, सरकारी सहायता प्राप्त वस्तुओं का बाजार, किसी के लिए 7 अध्यादेश आए, किसी के लिए 5 अध्यादेश आए, किसी के लिए 4 अध्यादेश आए। ये सब आपको बताना है, बाजार व्यवस्था क्या है आगे। चलिए इसका उद्देश्य क्या था ये सब बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया है वह है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है शिवाजी का हिंद स्वराज्य क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द हिंद स्वराज ऑफ शिवाजी। शिवाजी का हिंद स्वराज्य, शिवाजी ने जो स्वराज्य की अवधारणा स्थापित किया और जिसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, जिस प्रयास में काफ़ी हद तक वो सफल रहे, वह हिंद स्वराज्य क्या है। ठीक है, और उसमें किस तरह से उनके व्यक्तित्व कृतित्व के माध्यम से उसकी स्थापना हुई, मराठवाड़ा की पर्यावरणीय दशाओं आदि ने क्या इसमें योगदान दिया, ये सब आप बता दीजिएगा। ठीक है, हिंद स्वराज एक बहुत फेमस ग्रंथ भी है गांधी जी का, जिसे उन्होंने कैडोनल कैसल नामक जहाज में लिखा है। कैडोनल कैसल जहाज में लिखा था हिंद स्वराज्य, और उसमें उन्होंने ब्रिटिश प्रणाली की तुलना बेस्या और बाज से किया था। बड़ा फेमस है ये। ठीक है, हालांकि जब उसका इनाग्रेशन हो रहा था तो जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं आशा करता हूँ कि गांधी जी जो है यह कच्चा है, कहा कि यह कच्चा है, इसी जस्ट लाइक रॉ मटेरियल है, यह परिपक्व नहीं ग्रंथ है, इसकी विचार को त्याग देंगे। वो रहा। चलिए यह एक ब्लूप्रिंट है गांधी जी का हिंद स्वराज, और शिवाजी का यहाँ से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डू यू मीन बाय पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का उल्लेख कीजिए। पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आपको पता है कि जो दलितों को लेकर एक कन्फ्लिक्ट आया था 1932 में, उसी के संदर्भ में B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था उसे कहते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में बहुत सारे सिग्नेटरीज थे, बहुत लोगों ने सिग्नेचर किया था। उसमें एक महत्वपूर्ण घटना है कि इसमें जो बहुत सारे सिग्नेटरीज थे, सिग्नेचर करने वाले थे, उसमें थे श्री राजगोपालाचारी जी थे, अम्बेडकर जी थे, गांधी जी आदि। तो उसमें एक बड़ा फेमस वो दिलचस्प घटना है कि जो अम्बेडकर जी थे वो फाउंटेन पेन के बहुत बड़े फाउंटेन थे, मतलब फाउंटेन पेन बहुत पसंद करते थे। तो जब साइन हुआ था उसमें उस साइन कहा था कि जोश जोश में जो गोपालाचारी का जो पेन था वह अम्बेडकर जी के फाउंटेन पेन से बदल गया था। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, क्या देखिएगा।
और अम्बेडकर जी ने जो अपना रिसर्च किया गया पूछा गया है वो है प्रॉब्लम ऑफ रूपीज में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका आया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? यह कब शुरू हुआ? इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, भारत छोड़ो शब्द का प्रयोग किसने किया? यूसुफ मेहर अली। हाँ, ये सब आपको बताना है। क्विट इंडिया मूवमेंट जब आया 1942 में वो क्या था? अगस्त क्रांति इसके कारण आई वो बताना है। इसमें जो 8 अगस्त को शुरू हुआ, 9 अगस्त को एक घटना हुई जिसे कहते हैं आपका ऑपरेशन जीरो आवर, वो सब बताना है। क्रिप्स मिशन बता दीजिएगा, इसका बैकग्राउंड है। तो ये सब के बारे में आपको चर्चा करके आप बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ा। हाँ, तो देयर आर सो मेनी डायमेंशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन जो उस समय पूछा गया वो है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी सिस्टम से आप क्या समझते हैं? मनसबदारी व्यवस्था क्या है? मनसबदारी व्यवस्था आप जानते हैं मध्यकाल में खासकर मध्य एशिया से उद्भूत हुई एक विचारधारा है, एक प्रशासनिक पद्धति, प्रशासन की एक पद्धति है जिसको अकबर ने मात्र अपने शासन काल के 19वें वर्ष में यहाँ शुरू किया। इसमें फिर इसके बारे में जानकारी आईन अकबरी आदि ग्रंथों में प्राप्त हो रही है। मनसब क्या होता है, मनसबदार कितने प्रकार के होते हैं, मनसबदारों का उद्देश्य क्या होता था, मनसबदारी व्यवस्था में क्या क्या आगे चल के संशोधन हुआ, इसमें तू अस्पा कब आया, सी अस्पा कब आया, सिंह अस्पा कब आया, इसमें मसरूत क्या है। हाँ, फिर इसमें बता देंगे सिमाही जागीर क्या है, सिसमाही जागीर क्या है, इसमें खुराकी फिलान क्या है, इसमें इरमास क्या है, कौन कौन सी कटौती होती है, औरंगजेब ने क्या सुधार किया, शाहजहां ने क्या सुधार किया, और जहांगीर के समय क्या आया, और अकबर के समय में जो बस्ती का नियम है वह सब क्या है आप बता सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब मनसबदारी व्यवस्था, ये सब ऐसे पोटेंशियल क्वेश्चन हैं कि आपको 75 वर्ड्स में आ सकते हैं, 150 वर्ड्स में आ सकते हैं और 400 वर्ड्स में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण बताइए। अभी देखिए शहनाई मंडी पूछा था, इसमें पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण, जो मार्केट कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी है, इस पे आपको लिखना है। अब देखिए बाजार नियंत्रण क्या है, बाजार नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, बाजार नियंत्रण के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, फिर बाजार नियंत्रण के पीछे सैनिक कारण था कि प्रशासनिक कारण था, एक लाइन में लिखिए। फिर बताइए बाजार व्यवस्था का स्रोत बर्नी है प्रमुख रूप से, उसके बाद अमीर खुसरो हैं, उसके बाद जो नासिरुद्दीन आज जो सूफी संत हैं, हाँ, उनके जो वार्तालाप का संग्रह है, हाँ, उसमें जो मिलता है आपका खैरुल मजलिस, अब वो बताइए, उसका बताइए इसका उद्देश्य क्या है एक लाइन में, फिर बताइए इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, हाँ, किसके किसके लिए बाजार बनाया गया था, और फिर इस बाजार का नियंत्रण की पद्धति क्या थी, सहना क्या थे, सहनाई मंडी क्या थे, उसके बाद परवाना नवीस क्या थे, बरीद क्या थे, और मुनहिस इसमें क्या करते थे, तो सुल्तान किस तरह से काम करता था। तो 7-8 लाइन में एक कॉम्पैक्ट आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है कि इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला एक अंतहीन संवाद होता है। आपका है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला एक अंतहीन संवाद है। ये हिस्टोग्राफी का क्वेश्चन है, इसको 60 में लिख सकते हैं। इतिहास एक अंतहीन संवाद है। ये आपका बेसिकली E.H. कार का पूरी तरह से स्टेटमेंट है। E.H. कार ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, उन्होंने कहा था हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, और उन्हीं का दूसरा स्टेटमेंट था हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द
द हिस्ट्री हिस्टोरियंस एंड द डाटा द फैक्ट्स। इतिहास जो है इतिहासकार और तथ्यों के बीच चलने वाला एक अंतहीन संवाद होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। तो अतीत और वर्तमान को इतिहास किस तरह से जोड़ता हुआ चलता है, और इतिहासकार और जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, जो हमारे पास विटनेसेस होते हैं, हाँ, उन सब का जो एविडेंसेस होते हैं उनके बीच किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से सिलेक्शन ऑफ डाटा है, किस तरह से प्रोसेसिंग ऑफ डाटा है, किस तरह से कलेक्शन ऑफ डाटा है, फिर किस तरह से उसको एनालिसिस ऑफ डाटा होता है, और फिर एनालिसिस ऑफ डाटा के बाद फिर हम कैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें कई प्रोसेस होते हैं और उन प्रोसेस के तहत चल के यह आगे बढ़ता हुआ है। ठीक है, अगला है एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि तथ्यों का अध्ययन ही इतिहास है। तथ्यों का अध्ययन ही इतिहास है। हाँ, मुझे समझिएगा कि मतलब है कि इतिहास का जो अध्ययन है वह तथ्यों का, ये मतलब जो फैक्ट या डाटा जो हमारे पास आता है, ठीक है, वह डाटा जो है उसी का अध्ययन इतिहास करता है। वास्तव में इतिहास जो होता है वह एविडेंस बेस्ड होता है, साक्ष्य सापेक्ष होता है, तथ्यों पे आधारित होता है। वह जो होता है वह साइंटिफिक अप्रोच का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ, लॉजिकल होता है। उसका मूल आधार जो इतिहास का होता है वह केवल उसी तथ्य या उसी साक्ष्य की व्याख्या पे जुड़ा होता है। इसीलिए इतिहास का अध्ययन जो है वह तथ्यों के आधार पर ही इतिहास संपादित होता है, क्योंकि जब तथ्य नहीं होंगे, साक्ष्य नहीं होंगे तो वह घटना इतिहास नहीं होगी। दैट कुडंट बी टेकन एज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट कुड बी टेकन जस्ट द माइथोलॉजी, जस्ट द फोनी हिस्ट्री। यह एक छद्म इतिहास होगा बट नॉट द एक्चुअल हिस्ट्री, क्योंकि जो चीज़ हिस्टोरिकल पैरामीटर का पालन नहीं करेगा वह कभी भी इतिहास नहीं हो सकता है। और हिस्टोरिकल पैरामीटर का मूल आधार होता है साक्ष्य या तथ्य या फैक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अगला देखते हैं हम लोग मीडियम से टाइप क्वेश्चन में। हमको इसका 10वां क्वेश्चन नहीं मिला। ओके, चलिए क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको टोटल क्वेश्चन you have to solve 2 marks 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। टोटल आपका हो जाएगा 40 मार्क्स, 40 नंबर का पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें आपका कुल वर्ड लिमिटेशन हो जाएगी 150 वर्ड्स का। 150 शब्द मतलब मान चलिए आपको अधिकतम 15 से 18 लाइन के बीच में आपको लिखना होगा। 15 से 18 लाइन के बीच में आपको इसमें लिखना होगा। इसमें देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है वह है मुगलों के पतन के कारण एवं जागीरदारी संकट बताइए। पहला क्वेश्चन है मुगलों के पतन प्लस जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट बताइए। ठीक है, तो इनका डिक्लाइन बताना है और आपको बताना है कि जागीरदारी सिस्टम आपका क्या है। ठीक है, अब जो जागीरदारी सिस्टम है समझिएगा, जागीरदारी सिस्टम यूजीसी कई बार पूछा, इसका जागीरदारी संकट की जो अवधारणा है वह सबसे पहली बार सतीश चंद्रा ने अपनी किताब में दिया है, जिसका नाम है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट, उसमें दिया है। और उन्होंने इसमें जागीरदारी संकट बताया है क्या है। फिर मामूरी जो हैं वह समकालीन औरंगजेब समय के हैं किताब हैं, तो जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब लिखा है मामूरी ने, तो जो मामूरी हैं उन्होंने इसका उल्लेख किया है और उसे कहा है बेजागिरी की समस्या।
और उसे औरंगजेब कहता है एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो बहुत सारी समस्या है। तो ये क्या है, इसका स्वरूप क्या था, इसमें सिसमाही जागीर क्या है, सिमाही जागीर क्या है, मसरूर जागीर क्या है, इसमें आपका पैबाकी जागीर क्या होता है, उसके बाद इसको आप बताना है जो खालसा जागीर क्या होता है, जागीरों की कमी क्यों हुई, वतन जागीर क्या है, हाँ इन सब मनसब क्या है, इन सब के कारण कैसे जागीरदारी संकट आया, इसने प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे कमजोर किया, ये सब आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि वह है सहायक संघ में वेलेजली की भूमिका बताइए। सहायक संधि में लॉर्ड वेलेजली की भूमिका, वेलेजली राइट अ नोट या थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ वेलेजली इन द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। सहायक संघ के जन्मदाता जो हैं वह लॉर्ड डुप्लेक मानाता है, लेकिन सहायक संघ नीति का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है लॉर्ड वेलेजली ने। इसीलिए लॉर्ड वेलेजली को के नाम के साथ इसको जोड़ दिया गया है। यह मुख्यतः जो ब्रिटिश सरकार की रिंग फेंस पॉलिसी थी, सुरक्षा घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी FENC, रिंग फेंस पॉलिसी का ही यह विस्तार है, जिसे आप कहते हैं सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत जो नियम कानून थे वो बताना है। इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे देशी रियासतों को हस्तगत करते हुए उनको अपने अंदर कर लिया गया, या ब्रिटिश पैरामाउंसी, ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापित करने की प्रक्रिया में एक साधन के रूप में इसको लिया गया। और इसमें सबसे पहले हैदराबाद, फिर तंजौर, तो हैदराबाद, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, जयपुर, जोधपुर, मछेड़ी, बूटी, भरतपुर, इन राज्यों को क्रम से हस्तगत करके ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लाया गया। ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड ब्रिटिश सुप्रीमेसी एंड ब्रिटिश सॉवरेनिटी के तहत इनको रख दिया गया, जिसे कहते हैं हम सहायक संघ की नीति। अगला क्वेश्चन सेक्शन देखते हैं, सेक्शन C, टोटल क्वेश्चन 1, टोटल क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व 1, बट देयर विल बी इंटरनल चॉइस। यहाँ पे इंटरनल चॉइस जरूर होगा, 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें एक करना है। इसका मार्क्स होगा आपका 40 मार्क्स का होगा, सबसे लास्ट स्लाइड 40 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक ही है तो टोटल भी 40 होगा। और इसका जो वर्ड लिमिटेशन होगा वह आपका होगा 400 वर्ड्स, मतलब ये सबसे लॉन्ग आंसर टाइप का होगा। ठीक, ये 20 है, ये आपका 40 मार्क्स 150। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आप आगे के लिए तैयार रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान बताइए। तो कह सकते हैं ऐसे, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका या कांग्रेस का योगदान। डिस्कस द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल कांग्रेस इन द नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, क्या रोल था, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, इसके बारे में आपको बताना है। कांग्रेस कब आई, कब स्थापना हुई, कहाँ से चली, कांग्रेस की मांग क्या थी, डिमांड क्या थी, कांग्रेस के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए, और उसके फलस्वरूप कांग्रेस जो है किस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता दिलाती है, इनके पूरे योगदान की चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, द रोल एंड रेलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो गांधी जी का जो रोल है, रेलेवेंस हमने बता दिया, उनका रखेंगे। तो गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी, गांधी जी ने कब से सक्रिय राजनीति शुरू किया, गांधी जी की जो विभिन्न स्ट्रेटजीज थी, गांधी जी की बहुत सारी रणनीतियाँ थी, पैसिव रेजिस्टेंस का रणनीति हो, चाहे आप गांधी जी का सत्याग्रह हो, चाहे गांधी जी का सत्य और अहिंसा का प्रयोग हो, चाहे गांधी का आपका सहयोग आंदोलन हो, चाहे गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो,
चाहे गांधी का फिर आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान हो, इन सबको बताइए गांधी ने किस तरह से क्या क्या किया है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड बेलिंगटन कहता है कि अगर गांधी न होता तो यह संसार बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कार्य करता है उसे ईश्वर की प्रेरणा कहता है, उसे ईश्वर की प्रेरणा बताता है, जबकि उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। ठीक। और माउंटबेटन कहते हैं कि गांधी का नाम इतिहास में उसी तरह अमर रहेगा जिस तरह ईसा मसीह और महात्मा बुद्ध का। कभी जूडिथ ब्राउन को पढ़िए, गांधी राइज टू पावर, या कभी आप कॉलिंस और लैपियर को पढ़िए, फ्रीडम एट मिडनाइट, या कभी आप उनको पढ़िए, लुई फिशर को पढ़िए। हाँ, तो बायोग्राफी ऑफ गांधी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको गांधी जी के बारे में पता चलेगा। ओवरऑल चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन स्थापत्य कला का विकास। सल्तनतकालीन स्थापत्य का विकास। राइट नोट on the development on the architectural development in सल्तनत एरा। सल्तनत काल में इस्लामिक स्थापत्य का विकास कैसे हुआ। इस्लामिक स्थापत्य कला में रौजा क्या था, इस्लामिक स्थल ढलवा दीवार पद्धति कहाँ से आई, इसमें आपका सख्ती पद्धति कहाँ से आई, बुर्ज शैली क्या है, बुर्जी शैली क्या है, चारबाग शैली क्या है, चार मीनार शैली क्या है, ये कब कैसे आई, हनीकोमिंग पद्धति इसमें कहाँ पे आई, अरबेस्क शैली कैसे आई, कच्ची कारी जितना बता सके बताइए। फिर आप बताइए कि रौजा शैली के कैसे वो स्मारक बनाए गए, उसके बाद उसमें वो मेहराब शैली का प्रयोग कहाँ हुआ, सादा मेहराब कहाँ हुआ, गुंबदनुमा मेहराब का प्रयोग, गुंबद कैसे हुआ, ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ पे हुआ। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सहती पद्धति का से प्रयोग हुआ। फिर इसमें बताइए अलाई दरवाजा को बताइए, 2.5 फीट का झोपड़ा बताइए, उसके आगे के बढ़िए आप इल्तुतमिश के समय आप बताइए सुल्तानगढ़ी का मकबरा बताइए, उसके बाद और आगे बढ़िए फिर आप बताइए तुगलक काल के स्मारक बताइए, फिर सैयद वंश को बताइए, फिर आप लोधी वंश बताइए। तो सल्तनत काल तक है तो यहाँ तक बताइए। अब आप सिकंदर लोधी बताइए, चारबाग शैली को बताइए, चार मीनार शैली को बताइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छा बता सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे आपका जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में उसकी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।